दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है करंट अफेयर्स के लिए। आप यूपी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो या आरपीएफ का, यूपीएसआई, ठीक है, या यूपी कांस्टेबल, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आनी है आपको वो यहाँ से मिल जाएगी। 6 महीने करंट अफेयर्स है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप टाइम में वेस्ट करते हैं, सीधे पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं। तो नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG, इसको देखते हैं। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, बात हो रही है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक गवर्नर जॉन मुसाय बनहू ने राजधानी हरारे में एक नई मुद्रा ZIG लॉन्च किया, जिसे विदेशी मुद्राओं जिग, ठीक है, जिग बोल सकते हैं, जिग लॉन्च किया, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त होगा। जिग का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। जिग का क्या अर्थ है? जिम्बाब्वे गोल्ड। इससे पहले वर्ष 2016 में सरकार ने बॉन्ड नोट नामक एक नई मुद्रा पेश की थी, जो अमेरिकी डॉलर क्रेडिट सुविधा द्वारा समर्थित थी। तो जिग की बात की जाएगी तो इसका ये कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है, ठीक है। तो ये कहाँ, और जिसके हमारा केंद्रीय बैंक RBI है, वैसे वहाँ का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो वहाँ के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं मुसाय बनहू, ठीक है। उन्होंने ये, आप पूछा जाता है कि ये जो जिग है वो कहाँ पर लॉन्च की गई, तो हरारे में, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, वहाँ पर ये मुसाय बनहू के द्वारा जिग मुद्रा लॉन्च की गई। जिग मुद्रा, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त है। जिग का अर्थ होता है जिम्बाब्वे गोल्ड। इससे पहले वर्ष 2016 में सरकार ने बॉन्ड नोट जारी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार, कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार, वाणिज्य व्यापार संबंधित है, यानी कच्चे तेल के व्यापार संबंधित कोई रणनीति बनाने से है, तो इसको देखते हैं। भारत सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL का गठन किया है। भारत सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने के लिए उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया है। इस इकाई ने कर्नाटक के पाटूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडार बनाने के लिए 22 अप्रैल 2024 तक बोलियां मांगी थी। एक कर्नाटक में पाटूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडार बनाने के लिए 22 अप्रैल 2024 तक बोलियां मांगी थी। परियोजना के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा है 3308 किलोमीटर, 3308 करोड़ रुपये, 3308 करोड़ रुपये, ठीक है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में 13.3 लाख टन, कर्नाटक में मैंगलुरु में 15 लाख टन तथा कर्नाटक के पाटूर में 25 लाख टन रिजर्व स्थापित किए गए हैं, ठीक है। ये तो अभी की बात हो रही है, जिसकी जो वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार जो कर्नाटक में ओपन हुआ है, जो, ठीक है, जिसका परिचालन किया है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, यानी कि क्या करता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक के पाटूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण के लिए 22 अप्रैल 2024 तक बोलियां मांगी थी। परियोजना के लिए अनुदान की गई राशि है 3308 करोड़ रुपए।
सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 13 लाख टन 13.3 लाख टन, कर्नाटक में 15 लाख टन और कर्नाटक के पादोर में 25 लाख टन रिजर्व स्थापित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होना का अधिकार देखते हैं। 5 अप्रैल 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा है कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समय समानता और कानून की समान सुरक्षा और 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार, मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो जलवायु जो परिवर्तन होती है ना, तो हमें हानि होती है, शारीरिक हानि होती है। ठीक है, और हम जो व्यवसाय करते हैं वो उसमें हम नुकसान में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि अगर हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उस पर जलवायु का प्रभाव हुआ, अब वो प्रभावित हुआ, तो क्या होगा कि हम खाने पीने के लिए तरस जाएंगे। ठीक है, जीवन नहीं अच्छे से जी पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब बताया गया है कि ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? कोर्ट करेगा, संविधान करेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है कानून की समझ समानता और समान सुरक्षा। 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आगे बढ़ते हैं। WTO में भारत का चावल पर शांति खंड लागू। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो WTO में भारत का चावल पर शांति खंड लागू। भारत ने विपणन पर 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन में शांति खंड का उपयोग किया। भारत ने पहली बार 2020 में इस खंड को लागू किया था, जब वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। और अब फिर से 2022-23 के दौरान, ठीक है, 5वीं बार फिर से शांति खंड का उपयोग किया है WTO में भारत ने। अब आते हैं ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन वाल्को। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन वाल्को छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमीनियम की इकाई भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमीनियम की इकाई भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को ये एल्यूमीनियम स्टीवर्ड्स इनिशिएटिव ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह सम्मान वाल्को को यह प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित करता है। ASI प्रदर्शन मानक V3 3 स्थिरता स्तंभ, पर्यावरण, सामाजिकता और शासन के तहत 11 सिद्धांतों 62 मानदंडों को रहस्य करता है। देखो, छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमीनियम की इकाई भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को ने एल्यूमीनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। यह सम्मान वाल्को का प्रमाण प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित है। ASI प्रदर्शन मानक V3 3 स्थिरता स्तंभों, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के तहत 11 सिद्धांतों 62 मानदंडों को प्रभावित करता है। ये चीज़ समझ में आया आपको? उम्मीद नहीं आया होगा, मुझे पता है। फिर से देखो, छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमीनियम की इकाई जो भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड है, वो वेदांता की एल्यूमीनियम इकाई है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एल्यूमीनियम स्टीवर्डशिप
इनिशिएटिव यानी ESI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट का नाम है एल्यूमिनियम स्टीवर्ड इनिशिएटिव, ठीक है, B3 सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे, ठीक है, हासिल कर लिया है। यह सम्मान वाल्को को प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित है, यानी कि B3 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली, ठीक है, वाल्को पहली भारतीय कंपनी है। ESI प्रदर्शन मानक जो ESI प्रदर्शन मानक B3 तीन स्थिरता स्तंभों के आधार है। कौन कौन से? पर्यावरण, सामाजिक और शासन। इसके सिद्धांत हैं 11 सिद्धांत हैं और 62 मानदंड हैं जिनको पूरा करना होता है B3 सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। तो वाल्को ने प्राप्त कर लिया है। 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था सिंगापुर की बात करते हैं। 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था 16 अप्रैल 2024 को त्रिपक्षीय कार्य समूह TWG ने सभी सिंगापुर वासियों के लिए सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था FWAS के दिशा निर्देश की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। इससे पहले जर्मनी ने 1 फरवरी 2024 से 6 महीने के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह संस्कृति प्रारंभ की है। 2022 में बेल्जियम यूरोपीय संघ EU में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह संस्कृति को वैकल्पिक बनाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखो 16 अप्रैल 2024 को त्रिपक्षीय कार्य समूह TWG ने सभी सिंगापुर वासियों के लिए सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 4 दिन कार्य करोगे आप, ठीक है, बाकी छुट्टी रहेगी। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 4 दिन काम करोगे। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 दिन वर्क, 4 डेज वर्क। पैसा आपको 7 दिन का मिलेगा, लेकिन काम आप सिर्फ 4 दिन करोगे। 3 डेज हॉलीडे, छुट्टी। ये व्यवस्था पहले जर्मनी में 1 फरवरी 2024 से 6 महीने के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रारंभ की गई। 2022 में बेल्जियम यूरोपीय संघ EU में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह संस्कृति का वैकल्पिक बनाने वाला पहला देश बन गया है। हाईटेक IT लैब उज्बेकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी कि उज्बेकिस्तान की जो IT लैब है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपने उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पहल सितंबर 2018 में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। प्रतिबद्धता से उपजी है। परियोजना के लिए 8.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसे देखो 15 से 18 अप्रैल तक 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कौन है? थल सेना के अध्यक्ष, ठीक है, उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पहले सितंबर 2018 में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई प्रतिबद्धता से उपजी थी। यहाँ 2018 में रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान ये व्यवस्था यानी कि एक हाईटेक लैब बनाई जाए, ठीक है, एक व्यवस्था वहाँ से उपजी थी और अब इसका शिलान्यास किया गया। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण की बात करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2023-24 में 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, जो कि इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने 2020-21 में रिकॉर्ड 13,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। कैसे देखो, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जो इतिहास के दूसरा सबसे बड़ा है। इससे पहले 2020-21 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH 2020-21 में रिकॉर्ड 13,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया था। ग्लास स्काई वॉक के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर
यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक प्रारंभ किया है। यूपी वन निगम यूपीएफसी ने चित्रकूट वन विभाग के मारकुंडी रेंज में झरने के ऊपर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? चित्रकूट में। कौन बनाएगा? यूपी वन निगम ने चित्रकूट वन विभाग को मारकुंडी झरने पर ग्लास प्रस्ताव दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसे शुरू में सबरी झरना कहा जाता था। इस वर्ष राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी झरना रख दिया है। सबरी से तुलसी बन गया। चित्रकूट का झरना है। विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक। ठीक है, विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक आया है। ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना है। यह प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के मुखर विरोध के बावजूद संसद ने पहली बार बाधा पार कर ली है। तंबाकू अब वेब्स विधेयक के तहत इस वर्ष 15 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। धूम्रपान को अपराध नहीं बनाया। यदि यह कानून बन जाता है तो ब्रिटेन के धूम्रपान कानून दुनिया का सबसे सख्त कानून होगा। वैसे देखो, ये जो धूम्रपान है ये यूपी में, इंडिया में लागू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सब बेकार हैं। तो ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान से दूर रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के मुखर विरोध के बावजूद संसद में अपनी पहली बाधा पार कर ली है। संसद में ये पास हो चुका है। ठीक है, तंबाकू अब वेब्स विधेयक के तहत इस वर्ष 15 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान से बिल्कुल सख्त मना है। धूम्रपान को अपराध नहीं बनाया गया। यदि एक कानून बन जाता तो ब्रिटेन ये धूम्रपान कानून दुनिया के सबसे सख्त कानून होगा। बात की पहली हाइब्रिड पिच। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का धर्मशाला स्टेडियम का हिमाचल प्रदेश आधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। नीदरलैंड स्थित SIS क्रॉस, जो SIS पिच समूह की कंपनियों का एक हिस्सा है, को पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन के लिए शामिल किया गया। यानी कि हाइब्रिड पिच स्थापित करना है हिमाचल प्रदेश HPCA में धर्मशाला स्टेडियम। LGBTQ समुदाय भारत सरकार ने सुप्रीमो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर LGBTQ समुदाय के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसमें संयोजक के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव सौरभ गर्ग शामिल हैं। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, फिर से देखो, भारत सरकार ने सुप्रियो चक्रवर्ती और इन्होंने केस किया है यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। ठीक है, मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर LGBTQ+ समुदाय के कल्याण का केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसमें संयोजक के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव सौरभ गर्ग शामिल हैं। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। यानी कि समलैंगिक विवाह नहीं होगा। ठीक है, वैध नहीं है इंडिया में। जबकि काफ़ी जगह वैध हो चुका है, हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं।
तो थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक पास हो चुका है जहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन के यूएन में पूर्व सदस्यता पर वीटो। फिलिस्तीन के यूएन में पूर्व सदस्यता पर वीटो की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जिससे फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अमेरिका के सहयोगी फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट मिले थे, क्योंकि 2 देश ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड अनुपस्थित रहे। चाइल्ड केयर लीव संवैधानिक अधिकार घोषित। जो चाइल्ड केयर लीव है वो संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अनिवार्य 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्षों के चाइल्ड केयर छुट्टी महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यानी 180 दिन का तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि उसके बाद चाइल्ड केयर लीव भी आप ले सकते हो 2 साल के लिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला लिया है। न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को बिना किसी बाधा के काम करने का समान अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अंतर्निहित है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर सालिन धर्माड़ी की याचिका के बाद आया, जिनके बच्चे को निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। ठीक है, प्रोफेसर सालिन धर्माड़ी। सोमपेन आदिवासी लोकसभा 2024। अब ये क्या है? सोमपेन आदिवासी लोकसभा 2024। पहली बार देश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, देश के सबसे कमजोर जनजाति समूह क्या है? PVTG में से एक सोमपेन के सदस्यों और जो ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं ने अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सोमपेन की अनुमानित जनसंख्या 229 थी। यानी कि अभी तक ये जो सोमपेन आदिवासी थे वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो वोट नहीं डालने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वोट डाले हैं। सोमपेन की टोटल संख्या बताई जाती है कि 229 है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में घने जंगलों में रहते हैं। टिकटॉक पर प्रतिबंध। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसको बोलते हैं टिकटॉक। इस पर रील्स होती थी, काफ़ी लोग डांस करते थे और वायरल होते थे। तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया यूएसए में। अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। बिल के अनुसार ऐप के मालिक चीन के वाइट डांस के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीने का समय होगा या ऐप को अमेरिका में ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की संसद ने रवाड़ा शरण कानून किया पारित। ब्रिटेन की संसद ने रवाड़ा शरण कानून पारित कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया था कि वह 10 से 12 सप्ताह के भीतर शरण चाहने वाले वालों को रवाड़ा भेजा गया, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन में ने अंतर आवश्यक कानून पारित कर दिया है। बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में SJVN के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, नाथरा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय यानी संयुक्त ताप एवं बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त यह 25 किलोवाट क्षमता के अपने ईंधन सेल के माध्यम से बिजली भी पैदा करेगा। समलैंगिक अपराध इराक में समलैंगिक अपराध माना गया इराक में। 17 अप्रैल 2024 को इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाया गया है। कानून समलैंगिक संबंधों पर अधिकतम 15 वर्ष तक की जेल की सजा है और समलैंगिकता या वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 वर्ष की जेल का प्रावधान किया गया है।
1988 के वैश्य विरोधी कानून में संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। जानबूझकर महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए 1 से 3 साल तक की सजा निर्धारित की गई। वाह। लिंग पुष्टि सर्जरी करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों और डॉक्टरों को 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। भाई देखो यार क्या कानून लाए। इससे देखो समलैंगिक अपराध, देखो इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया है और ऐसा करने वालों को 15 साल तक की जेल मिलेगी। ठीक है, या समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वालों को 15 साल की जेल है। सॉरी, संबंध बनाने वालों को, जो समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 वर्ष की जेल है और इसको बढ़ावा देने वालों को 7 वर्ष की जेल है। 1988 में वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल की सजा दी जाएगी। जानबूझकर महिलाओं की तरह व्यवहार करने वालों, महिलाओं की तरह बोलने वाला, उनकी तरह व्यवहार करने वालों, उनके चलने वालों को 1 से 3 साल की सजा है। लिंग पुष्टि, जो लोग लिंग चेंज करवा लेते हैं, ऐसे लोगों को लिंग चेंज करने वाले डॉक्टरों को 3 साल की सजा मिलेगी। ये कहाँ है? इराक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मटाला हवाई अड्डा। एक भारतीय फर्म शौर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक रूसी एयरपोर्ट ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी को संयुक्त रूप से श्रीलंका के मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 30 वर्षों की अवधि के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह हवाई अड्डा हम्बनटोटा के पास है, जहां चीन पट्टे पर एक बंदरगाह संचालित करता है। यह हवाई अड्डा, जिसे कभी दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता था, $209 मिलियन की लागत से बनाया गया था। किसी देखो मटाला हवाई अड्डे के बारे में। यह भारतीय फर्म शौर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक रूसी एयरपोर्ट ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी को संयुक्त रूप से श्रीलंका मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 30 वर्षों की अवधि के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह हवाई अड्डा हम्बनटोटा के पास है, जहां चीन पट्टे पर एक बंदरगाह संचालित करता है। यह हवाई अड्डा, जिसे कभी दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता था, $209 मिलियन की लागत से बनाया गया था। सक्सगाम घाटी के बारे में बात करें। सक्सगाम घाटी भारत में सियाचिन ग्लेशियर के करीब सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक के निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के उनके अवैध प्रयासों के खिलाफ चीन के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया गया था। पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था 1963 में। सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के उंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और भारत द्वारा दावा किया जाने वाला एक विवादित क्षेत्र भी है। पीओके यौन उत्पीड़न का आरोप देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ कोलकाता में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन संवैधानिक छूट पुलिस को राज्यपाल को आरोपी के रूप में नामित करने या यहाँ तक कि मामले की जांच करने से रोकती है। संविधान के अनुच्छेद 361, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की प्रतिक्रिया सुरक्षा संबंधित है, कहता है कि वे अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। ठीक है, 361 में कहता है, संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है। ठीक है, अब इसको कैसे देखोगे? अपने कार्यकाल की शक्तियों कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए उनके द्वारा किए गए और किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होंगी।
देखो जवाबदेही से आप ऐसे समझो, जे से जे होता है, जे का बनता है 10, ठीक है, और जो अनुच्छेद है वो भी 10 ही है, तो 6 3 9 1 10, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो जहाँ पर टोटल काउंट कर लेना, जहाँ पर 10 आ जाए समझो वही है जवाबदेही वाला, राज्यपाल या राष्ट्रपति को रक्षा करता है जवाबदेही से, जब तक कि वो अपने पद पर हैं। बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट के बारे में बात करते हैं। उन्नीस सौ 50 से 2015 तक तत्कालीन दक्षिण एशियाई देश म्यांमार 10% के बाद भारत ने बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। 1950 से 2015 तक तत्कालीन दक्षिण एशियाई देश म्यांमार में 10% के बाद भारत ने बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। पीएम पैनल ने कहा है कि 1950 में हिंदू आबादी का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 से घटकर 78.6% हो गया है। इस अवधि में 65 वर्ष में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09 हो गई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43% की वृद्धि हुई, ईसाइयों में 5.38% की वृद्धि, सिखों में 6.58% की वृद्धि और बौद्धों में मामूली वृद्धि देखी गई है। यानी कि हिंदू घटे हैं, मुस्लिम बढ़े हैं। मुस्लिमों की आबादी हो गई है लगभग 14%, जो कि थी 9.8%, और हिंदुओं की आबादी थी 84.68%, और अब हो गई है 78.6%। एआई राजनयिक विक्टोरिया सी की बात करते हैं। एआई राजनयिक विक्टोरिया सी यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को पेश किया। एआई राजनयिक का लहजा और आवाज़ यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नॉम्ब्रो पर आधारित है। सी को द गेम चैलेंजर नामक एक टीम द्वारा बनाया गया था, जिसने पहले यूक्रेन में युद्ध से संबंधित सामग्री बनाई थी। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। अब ये पहली एआई है क्या? देखो, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी रोबोट उन्होंने बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है, जैसे कि ये अपने दिमाग के अनुसार निर्णय लेगा और इसके निर्णय वैध हो गए, माने जाएंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करके हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। सहयोग के तहत चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को इस ऑनलाइन MBA कार्यक्रम के तहत एक सेमेस्टर के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल के संकाय द्वारा पढ़ाया जाएगा। दूषित रक्त घोटाला के बारे में बात करते हैं। दूषित रक्त घोटाला क्या है? 20 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम यूके के दूषित रक्त घोटाले की 100 जांच की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। यह पाया गया कि सरकार ने उन त्रुटियों को छुपाया जिसके कारण हजारों लोग HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए। ब्रिटेन सरकार ने 10 अरब पाउंड यानी 12.70 अरब डॉलर के से अधिक मुआवजा देगी। यह जांच 6 साल पहले 2017 में शुरू की गई थी, जब थेरेसा में प्रधानमंत्री थी। XP100 की पहली खेप बात करते हैं। XP100 की पहली खेप श्रीलंका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने श्रीलंका के 100% ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप निर्यात की है। XP100 को इंडियन ऑयल की स्वदेशी ऑक्टा मैक्स टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए घरेलू स्तर विकसित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ है। आइसलैंड में 8 मई 2024 को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई विश्व की सबसे बड़ी सुविधा को मैमथ का परिचालन शुरू कर दिया है। मैमथ नाम का एक संयंत्र देश में ओरका के बाद क्लाइमवर्क्स
की दूसरी वाणिज्यिक प्रत्यक्ष वायु कैप्चर (DAC) सुविधा है। यह अपने पूर्ववर्ती ओरका से काफ़ी बड़ा है, जो वर्ष 2021 से शुरू हुआ था। महिला हिंसा रोकने का पहला कानून EU यूरोपीय संघ ने बनाया है। महिला हिंसा रोकने का पहला कानून 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है, जिसमें जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई शामिल है, लेकिन बलात्कार की एक समान परिभाषा तय करना विफल रहा है। व्यापक कानून का उद्देश्य 27 देशों के समूह में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति बचाना है। नए कानून के अनुरूप इन अपराधों के लिए अपराध के आधार पर कम से कम 5 वर्ष तक की जेल होगी। श्रीलंका पवन ऊर्जा स्टेशन निर्माण, अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका पवन ऊर्जा स्टेशन। श्रीलंकाई सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशन का निर्माण के लिए भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी को हरी झंडी दी है। अडानी समूह श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह कोलंबो में $700 मिलियन की टर्मिनल परियोजना का निर्माण में शामिल है। नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्र। नेपाल के एक नए 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की गई, जिसमें एक नक्शा शामिल है जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी शामिल है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा को भारत ने नवंबर 2019 के मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव पैदा हो गया, जिससे वही क्षेत्र शामिल थे। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली के बारे में बात करते हैं। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक पर्वत के सेरो चाजन तोर शिखर पर टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला TOA का उद्घाटन किया है, जो अंततः 26 वर्षों की योजना के बाद चालू हुआ है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है, 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, चिली की। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ALMA को भी पीछे छोड़ देती है, जिसकी ऊंचाई 16,570 फीट है। खगोल शास्त्री यूसी ने 1998 में सिद्धांत अन्वेषक के रूप में TAO परियोजना का नेतृत्व किया है। साइबर क्राइम चेतावनी के बारे में बात करते हैं। साइबर क्राइम चेतावनी, डिजिटल अरेस्ट। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है, जहां साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। फिर से देखो, गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की, जहां साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों के पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। घोटालेबाज खुद को पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रवर्तन निदेशालय ED सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं। कैंप डेविड समझौता के बारे में बात करते हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने इजरायल को एक कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इजरायल ने राफा पर आक्रमण जारी रखा तो ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौते को रद्द किया जा सकता है। फिर से देखो, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने इजरायल को एक कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया कि अगर इजरायल ने राफा पर आक्रमण जारी रखा तो ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता रद्द कर दिया जाएगा। सितंबर 1978 को हस्तांतरित कैंप डेविड 1978 में 17 सितंबर 1978 में कैंप डेविड हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें इजरायल और मिस्र के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है, जो इजरायल और एक अरब पड़ोसियों के बीच पहली शांति संधि समझौता था। यह अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में इजरायली प्रधानमंत्री मेनकेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच हुआ। ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। तो 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी राष्ट्रीय आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंस वीज़ा नए वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का उद्देश्य पर्यावरणीय कार्रवाई का समर्थन करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, संघों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और वैश्विक पुरस्कार विजेता शामिल हैं।
इससे पहले दुबई को एक वैश्विक गेमिंग हब के रूप में शामिल करने के लिए उद्देश्य से दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया गया। शायद बेहेश्ती बंदरगाह। अब ये क्या है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। तेरह मई 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार में शायद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने हैं। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, शायद कलंतरी और शायद बेहेश्ती। यह समझौता वार्षिक आधार पर नवीनीकृत करने वाले 2016 के शुरुआती समझौते की जगह ली है। सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग बन गई है। सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण राजनीतिक तवांग क्षेत्र में साल भर कनेक्टिविटी की गारंटी के लिए ब्रू इंडिया द्वारा किया गया। फिर से सुनो, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग मान्यता दी गई है। ये हमारे भारत की सुरंग है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है? तेजपुर तवांग रोड में पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण तवांग क्षेत्र में सालों कनेक्टिविटी की गारंटी के लिए किया जाता है और इसका निर्माण कराया ब्रू इंडिया द्वारा। इंडिया स्किल 2024 के बारे में बात करते हैं। इंडिया स्किल 2024 15 मई 2024 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ये कहाँ आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में है। क्या ये कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सचिव अतुल कुमार तिवारी ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत इब्राहिम राइसी की। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और इनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह की उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई। 19 मई 2024 को राष्ट्रपति राइसी अजरबैजान यात्रा के बाद ईरान वापस जा रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रोजेक्ट ईशान के बारे में बात करते हैं। भारतीय सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई अड्डा, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के बारे में बात की जाए। प्रोजेक्ट ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य के लिए इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान के तहत देश भर में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 उड्डयन सूचना क्षेत्र FIR में विभाजित किया है। गुवाहाटी में एक उप FIR प्रत्येक को अलग अलग से प्रबंधित किया गया है। ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाना है। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता के बारे में बात करते हैं। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने घोषणा की कि वे फिलिस्तीन राज्य के रूप में दी जाए। फिलिस्तीन राज्य को मानता फिलिस्तीन 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने घोषणा की कि फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता दी जाए। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को 3 देशों द्वारा आधिकारिक मान्यता
28 मई 2024 को प्रभावी हुई है। तीनों देश इजराइल और फिलिस्तीन नेतृत्व के बीच 1993 का ऐतिहासिक ओस्लो शांति समझौता दो राज्य समाधान की आवश्यकता को स्वीकार करता है। एआई कृषि और एआई भूमि। 26 मई 2024 को दूरदर्शन का डीडी किसान भारत के किसानों के बीच एक नए रूप और नए अंदाज के साथ पेश किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बना है जहां 2 एआई एंकर एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च किए गए हैं। ये एआई एंकर देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि के रुझानों के बारे में हर आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफॉल के प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO 14001/2015 मानक का पालन करती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना, अपशिष्ट आधारित क्रैडल टू क्रैडल सिद्धांत को कम करना है। फिर देखो, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जीरो वेस्ट टू लैंडफॉल के प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रैडल टू क्रैडल सिद्धांत को कम करना है। राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल। चीन के शीर्ष इंटरनेट नियामक ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक बड़ा भाषा मॉडल LLM पेश किया है। यह चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद को बढ़ावा देता है। चीन के साइबर स्पेस सर्विसेज संगठन के तहत चाइना साइबर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। चैटबॉट को 7 डेटाबेस पर प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 6 ज़्यादातर चीन के इंटरनेट वॉचडॉग और चीन के साइबर स्पेस प्रशासन या CAC द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। डांसिंग कृष्णा की मूर्ति थाईलैंड में देखते हैं। तमिलनाडु पुलिस की आइडियल विंग CID ने कालिया कल्की की एक प्राचीन चोल युग की कांस्य मूर्ति वापस लाने की घोषणा की, जिसे कालिया नृत्य कृष्ण भी कहा जाता है, जो कई साल पहले चोरी हो गई थी, अब बैंकॉक से बरामद हुई है। मूर्ति की वर्तमान कीमत $3.5 मिलियन है। वर्ष 2005 में पहले कपूर और उसके साथियों द्वारा तमिलनाडु के किसी मंदिर से मूर्ति चुराई गई, और उसे लैचफोर्ड को बेच दिया गया। चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन के बारे में बात करते हैं। भारत के मेघालय में एक घरेलू चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है। फिर से देखो, भारत के मेघालय की एक घरेलू चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है। इस जिन ने 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 21 मई 2024 को लंदन वाइन मेले में प्रदर्शित किया गया, जिसे पूर्वोत्तर भारत के स्वादों को वैश्विक मंच पर लाया गया। गोडावन विस्की की सफलता के बाद भारत में अब चेरापूंजी जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। ये गोंडवावन विस्की के बाद है ये चेरापूंजी जिन। प्रवासी अभिलेखों का विदेशी डिजिटलीकरण। ओमान के बारे में बात करते हैं। प्रवासी भारतीयों का विदेशी डिजिटलीकरण। ओमान के मस्कट में भारतीय दूतावास और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI ने एक संयुक्त प्रयास में ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने की अपनी तरह की पहली परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ओमान संग्रहालय ओमान में भारतीय समुदाय के अभिलेखीय विरासत शीर्षक वाली यह परियोजना 19 मई से 27 मई 2024 तक चली है। प्रवासी भारतीयों के दस्तावेज को डिजिटल बनाने में उनका पहला विदेशी उपक्रम है। इस परियोजना के तहत अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी में 7000 से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल किया गया, जिनमें सबसे पुराना है 1838 का और अधिकांश 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के। डिजिटलाइज संग्रह को NAI का ऑनलाइन पोर्टल अभिलेख पटल पर अपलोड किया जाना है। तलाक को वैध बना विधेयक पारित। फिलीपींस संसद के निचले सदन में ने एक विधेयक पारित किया जो देश में तलाक को वैध बनाता है।
यह अगर 2024 को सीनेट तक पहुंचेगा तो रूढ़िवादी कानून निर्माता और कैथोलिक, जिनमें फिलीपींस की आबादी का लगभग 79% शामिल है, विधेयक का विरोध जारी रखे हुए है। फिलीपींस का तलाक बिल पूर्ण तलाक के लिए आधार निर्धारित करता है, जिनमें से मनोवैज्ञानिक अक्षमता, असंगत मतभेद, घरेलू या वैवाहिक दुर्व्यवहार, लिंग परिवर्तन, सर्जरी और कम से कम 5 वर्ष के लिए अलगाव शामिल है। इस तरह के हैं तो वो लोग तलाक ले सकते हैं। नॉर्वेस्टर का पहला शोध कार्यक्रम। नॉर्वेस्टर का पहला शोध केंद्र है ओडिशा। नॉर्वेस्टर्स का पहला शोध केंद्र ओडिशा। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर दूर चंदवली में होगा। यह सुविधा 2026 तक निर्मित हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, पूर्वी और राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCR, NCM, RWF, दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास और उपयोग करेंगे। मौसम वैज्ञानिक जल्द ही राजसी नॉर्वेस्टर्स या काल वैसाखी पर नजर रखने के लिए ड्रोन, मोबाइल वैन और उच्च स्तरीय उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होंगे, जो हर गर्मियों में भारत के पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। मासिक धर्म अवकाश नीति के बारे में बात करते हैं। मासिक धर्म अवकाश नीति। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। सिक्किम हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। महिला कर्मचारी हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया में, ताइवान, जाम्बिया में और वर्ष 2023 तक केवल एक यूरोपीय देश स्पेन ने राष्ट्रीय मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की थी। जीरो डेब्रिज चार्टर के बारे में बात करते हैं। 12 देशों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी EU स्पेस काउंसिल में जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर साइन किए हैं। 12 देशों के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन IGO के रूप में शून्य मलबा चार्टर पर साइन किए। नवंबर 2023 में स्पेन के सेविले में आयोजित ESA अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए जीरो डेब्रिज चार्टर का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थ प्राप्त करना है। 5 बार हमला यमन की बात की जाएगी। जनवरी 2024 में अब तक के UK और US की सेनाओं ने यमन में हाथी ठिकानों पर 5वें संयुक्त अभियान में हमला किया है। UK के रक्षा मंत्री MOD ने पुष्टि की कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हौथी हमलों, सुनो ये हौथी हमला है, हौथी हमलों के जवाब में एक हमले किए गए। यमनी तट पर दक्षिण में गुलाय-फिकाह में हौथी सुल्तानों के एक समूह की पहचान की गई। 12 जनवरी के बाद यह 5वीं बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने हौथियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इजरायल ने घोषणा की कि उसके बलों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी सीमा पर चलने वाली भूमि की एक पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इजरायल पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध। मालदीव। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से के बीच मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट वाले आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प किया है। मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर पिछले प्रतिबंध को हटा दिया था। 2010 में राजनीतिक संबंध बहाल कर दिए थे। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गैल लिमिटेड, इसकी बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में गैल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया, जो देश के सबसे बड़े नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए एक नई वैकल्पिक ऊर्जा के लिए एक बड़ा कदम है। यह अभिनव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 4.3 टन प्रतिदिन TPT हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का दावा करता है। यह 10 मेगावाट
PEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों के उपयोग के माध्यम से इसे प्राप्त कर रहा है। गैल सक्रिय रूप से विजयपुर में लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। गैल लिमिटेड की स्थापना 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इंडियन ऑयल ने सौंपी भारतीय सेना को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी है। इस पहल का उद्देश्य हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। तंबाकू गुटखा उत्पादनों पर प्रतिबंध तेलंगाना में लगाया गया। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाले के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 साल की अवधि के लिए लागू हुआ है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा के खंड 1 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर का निषेध प्रतिबंध विनियमन 2011 के विनियमन 2, 3, 4 के संयोजन में लागू किया गया। साथ ही सुरक्षा पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का भारतीय प्रमुख और देश के प्रमुख वाणिज्य वाहन निर्माताओं में से एक ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जो ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। सारथी सुरक्षा पॉलिसी आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता के लिए प्रति 6 से 10 लाख रुपए तक कवर करती है। तेलंगाना की राजधानी के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद जो है 2 जून 2024 को तत्कालिक अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। 2 जून 2014 को हैदराबाद को 10 सालों के लिए साझा राजधानी बनाई गई थी, जो 2 जून 2024 को समाप्त हो गई। तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा पारित किया गया था। अब हैदराबाद केवल तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन गई है। 2 जून को ही तेलंगाना राज्य स्थापित दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना। स्कूली पाठ्यक्रम में AI। गर्मियों की छुट्टी के दौरान माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI प्रशिक्षण आयोजन करने के तुरंत बाद केरल राज्य ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में AI को सम्मिलित करके इससे तेजी से विकसित हो रही तकनीकी को अपनाने में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कक्षा 7 की सूचना और प्रौद्योगिकी ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पाठ्य पुस्तक में इसे शामिल किए जाने से नए शैक्षणिक वर्ष में 4 लाख से अधिक छात्रों को AI से परिचित कराने का अवसर मिला है। इससे पहले मैकर लैब्स एडुटेक द्वारा भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आयरिस केरल के स्कूल में लॉन्च किया गया था। नोटा का नया रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में लगभग 2.18 लाख मतदाताओं ने कोई विकल्प नहीं चुना, नोटा को चुना। अब तक के देश में सबसे ज़्यादा नोटा का रिकॉर्ड है बिहार के गोपालगंज में। वहीं इंदौर से भाजपा से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड 11,75,9 वोटों के अंतर जीत दर्ज की। लालवानी ने निकटतम बसपा प्रतिद्वंदी संजय सोलंकी को हराया। यूरोपीय संसद चुनाव। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संसद के मतदान में अपने प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन की बड़ी जीत के मद्देनजर जून महीने के अंत में संसदीय चुनाव की घोषणा की। संसद को भंग करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान के 2 चरण 30 जून और 7 जुलाई होंगे, जबकि ओलंपिक 26 जुलाई 2024 शुरू होंगे। यूरोपीय संघ के चुनाव का परिणाम। यूरोप की रक्षा करने वाली पार्टियों के लिए अच्छा परिणाम नहीं है। 28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला के नेतृत्व में RN की सूची में ने 32.3 और 33% वोट प्राप्त किए, जबकि मैक्रोन के पुनर्जागरण पार्टी की नेतृत्व वाली गठबंधन ने 14.8 और 15.5 2% वोट हासिल किए।
आमतौर पर फ्रांस में हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं। अगले चुनाव 2027 के मध्य में होने